अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे मोहतरम, पहले तो मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन मैं आ नहीं सका, रास्ते से वापस जाना पड़ा, तो उसके लिए माजरत। फॉग का बड़ा इशू था। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर साहब, आपकी रहनुमाई के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी और उसके मौजूदा हालात के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी जो गुजारिशात हैं पेश करूं और उसको कंक्लूड करूं। तो थोड़ा सा मैं प्रीएम्बल देना चाहूंगा। हमें एक तो अपनी इस इकॉनमी को समझने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। पिछली कुछ सदियों में हमें देखना ये चाहिए कि एक कबायली तर्ज की सोसाइटी से निकल के हम एक बादशाही के सिलसिले में गए। एक एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, और इस्लाम का सुनहरी दौर भी जो था वो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी का दौर था, जिसमें कि जितनी बड़ी लैंड आपके पास होगी, जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी बड़ी फौज आपके पास होगी, उतना ही अरसा आपकी सल्तनत कायम रह सकती है। बट उसके बाद एक चेंज आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में आया, और इंडस्ट्री ने जो है वो मैन पावर को रिप्लेस किया, एक बंदूक ने एक फौज को, और इसी तरीके से। तो उसके बाद एक कॉलोनियल दौर देखा हमने, कि जिसमें इन्होंने इसके थ्रू एक एग्रीगेरियन सोसाइटी को ऊपर काबू रखा। 18वीं सदी के आखिर के बाद से हमने उन्होंने खुद ये रियलाइज किया कि अब हमारी ये हुकूमत जो है, ये कॉलोनियलिज्म खत्म करना पड़ेगा और हमें डेमोक्रेसी का नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद नेशन स्टेट्स की बात हुई, और फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया में नेशन स्टेट्स का कयाम पजीर हुई, जिसमें कि एशिया में भी हम देखें, मिडिल ईस्ट में भी देखें और यूरोप में भी देखें, तो बहुत सारी नेशन स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। अगर पाकिस्तान को भी देखा जाए तो हम भी एक इस्लामी नजरियाती मुल्क के तौर पे बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 74 साल बाद भी अगर आम आदमी एक सवाल पूछता है कि क्या एक हम मजहबी रियासत हैं या एक कौमी रियासत है, तो शायद उसका जवाब हमारे पास नहीं है। ना ही एक मखसूस सोच जो है, जो हमें बताती है कि हमारे जो ग्राफियाई और नजरियाती असास, मैं तो आज तक नहीं समझ सका वो क्या है। तो हम इसी कंफ्यूजन में पड़े हैं, जबकि दुनिया बड़ी तेजी से आगे चल रही है, और आज की दुनिया की डेफिनेशन जो है, ज्यादातर नेशन स्टेट से आगे निकल के बात हो रही है कि ये मईशत का दौर है, और मईशत ही डिफाइन करती है कि कौन सी दुनिया की कौमें आगे हैं और कौन सी पीछे हैं। उसकी रिसेंट एग्जांपल हमने देखी पिछले 20-25 साल 30 साल में, चाइना का राइज, और उसके साथ ही हम पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं हिंदुस्तान का राइज। एक वक्त था कि हम हर मौजू पे इंटरनेशनली डोमेस्टिकली हिंदुस्तान को आंख में आंख मिला के देखते थे और टक्कर लेते थे। उसकी वजह यह थी कि 15 साल पहले, 20 साल पहले हम तकरीबन साथ साथ चल रहे थे हिंदुस्तान के। बट अब वो गैप इतना बढ़ गया कि वो तकरीबन हमसे माशी लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, हर लिहाज से 10 से 12 गुना बढ़े हैं, जो कि पहले 2 से 2.5 गुना होता था। तो हमारा जो जवाल हुआ है वो पिछले 20 साल में, 25 साल में जो डिक्लाइन किया है एज अ कंट्री हमने, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है। पैसे पहले 50 सालों में शायद ऐसा नहीं था। जहां तक अब मईशत का और इकोनॉमी के ऊपर दुनिया का इस वक्त टोटल फोकस है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है इंसान ने, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, इंसान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आज एक मोबाइल के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि पिछले 20 साल पहले हमारे लिए 6 या 7 या 8 मशीनें होती थी। और अगले 10 साल जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये तरक्की शायद इससे भी बढ़ जाएगी, और उसको कहा जा रहा है कि इंफोटेक और बायोटेक का दौर होगा। और अब इकोनॉमी के साथ साथ जिसके पास डाटा होगा वही इस दुनिया को कंट्रोल करेगा। आज एक मोबाइल के थ्रू फेसबुक, गूगल, ट्विटर और यूट्यूब हमारे बारे में, एक इंसान के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, एक प्रोविंस के बारे में, एक कंट्री के बारे में, या एक रीजन के बारे में, एक इंडिविजुअल या उसकी हुकूमतों या उसके इदारों से ज्यादा अमेरिका में बैठ के या चाइना में बैठ के हमारे बारे में ज्यादा बेहतर समझते हैं।
एक 5 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो से वो ग्लोबल ट्रेंड बना लेते हैं। तो ये इस वक्त हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं और हमें अपने अंदर भी तब्दीलियां उसी तरीके से लानी पड़ेंगी। वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे या वो मुल्क जो इस चेंज को समझेंगे वही आगे चल सकेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, जो कि आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो हमारा असल मसला है पावर स्ट्रक्चर का, जो कि पिछले 74 साल से है। उस पावर स्ट्रक्चर के जो कलीदी लोग हैं, जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इलेक्टेबल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, हमारी कैपिटल मार्केट्स के लोग हैं, और फिर आखिर में जुडिशरी या मीडिया को भी हमने पावर स्ट्रक्चर में ले आया। ये वो लोग हैं जो कि 74 साल से पावर कंट्रोल करते हैं, असेंबलियों में बैठे हैं, पॉलिसी भी वो बनाते हैं और एग्जीक्यूशन भी उन्हीं के हाथ में है। और वो लोग बिल्कुल मऊफ हैं हालात से, और उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ हमेशा कन्वर्ज करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में। पिछले 3 सालों में जो हमने हालात देखे हैं, ये जो तनजली हुई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 20 या 25 साल की तनजली से मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारा जवाल। उसकी चंद फिगर्स मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स आगे प्रेजेंटेशन में भी हैं, कि जब 2018 में ये हुकूमत आई थी, हमारा, हम सुनते हैं सबसे बड़ा मसला कर्ज का है, अंदरूनी और बैरूनी कर्जे। डेट टू जीडीपी जो हमारा था वो तकरीबन 73% था जब ये हुकूमत आई थी। आज वो 94% हो चुका है। तो आप ये देखिए, 3 साल में तकरीबन 7 से 8% के करीब हमारा डेट बढ़ रहा है। और डेट बढ़ने का मतलब ये है कि जो आपको कर्जा देगा, आप उसके हाथ में उतने ही इस्तेमाल होंगे। अगर इसी तनाजर में हम बढ़ते रहे तो शायद अगले 1.5 साल में हमारा डेट टू जीडीपी जो है वो 100% से भी ज्यादा चला जाएगा। तो आपने ये रिसेंट जो लेजिस्लेशन हुई है, चाहे वो स्टेट बैंक की है, इस किस्म की लेजिस्लेशन अब हम बड़े तवातर के साथ देखते रहेंगे, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली हम ना चाहते हुए भी हमारा डिफेंस बजट जो है वो भी पहली दफा आईएमएफ के या बैरूनी कर्जों या अंदरूनी कर्जों के थ्रू फाइनेंस होगा, जो कि आज तक कभी भी नहीं ऐसा हुआ। और ये सोच जो है वो शायद अब एस्टेब्लिशमेंट के भी जहन में है, क्योंकि उनको अब ये समझ आ रहा है कि ये सिलसिला अब अनसस्टेनेबल हो गया है। अब वो मजबूर हैं कि ना चाहते हुए भी वो लेजिस्लेशन करें या वो चीजें करें जो कि वो नहीं चाहते। शायद उनके हिसाब से जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम है वो भी अब उनके लिए भी मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। सिंपल एक एग्जांपल है कि आज हमारी मईशत डॉलर टर्म्स में 270 अरब डॉलर की है। हिंदुस्तान तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर का मुल्क बन चुका है मईशत के लिहाज से। और एक सिंपल फिगर है कि अगर आपने मौजूदा सूरत हाल भी हिंदुस्तान के साथ बरकरार करनी है तो आपको हिंदुस्तान से तकरीबन हर साल 2% ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान की शरह नमू या जीडीपी 6% से बढ़ती है तो मौजूदा हालात को मेंटेन करने के लिए आपको 8% की जीडीपी ग्रोथ की जरूरत है। और हमारे हालात ये हैं कि हमसे 5% जीडीपी ग्रोथ भी नहीं बर्दाश्त हो रही। उसकी वजह यह है कि हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये मैं प्रीएम्बल देना चाह रहा था जी। अब मैं अगर इसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए अपनी कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा, अगर यहाँ से मुझे वो समीउल्लाह भाई अलाउ कर दें तो मैं वो स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। कर दें। कर दी। तो ये आ रही है जी आपको नजर? अभी नहीं आ रही। आपको अलाउ करना पड़ेगा समीउल्लाह भाई मुझे वहां से। लाओ है या यहाँ से दिखा दूँ। आप कौन सी वाली चलाना चाहते हैं? ये पहले पावर पॉइंट चला दें जी। नहीं चलेंगे। आगे जी, ये नंबर 2, पेज नंबर 2।
जी, अगर देखा जाए जी तो हमारे ये चीदा चीदा बड़े मसाइल हैं। ये मैं पहले भी जब हाजिर हुआ था मंसूरा तो मैंने बताया था, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कि हमारे जो इखराजात हैं वो हमारे आमदन से बहुत ज्यादा हैं, और इसी को मैच करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। और ये कर्जा क्योंकि इखराजात बढ़ते जा रहे हैं और उस तनासब से हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, तो हमारा ये कर्जा हर साल बढ़ता जा रहा है, जो कि मैंने आपको भी बताया है कि पिछले 3 सालों में 73% डेट टू जीडीपी से हम 93% पे पहुंच चुके हैं। दूसरा मसला इसी से है, क्योंकि हमारा ये मिसमैच है तो हमें फॉरेन या डोमेस्टिक डेट लेना पड़ता है। इसी की वजह से हमारा जो एज अ बहैसियत मजमूई पाकिस्तान का जो नेशनल सेविंग रेट है, इसको मैं आगे स्लाइडों में एक्सप्लेन करूंगा, ये दुनिया में कम तरीन, मतलब अफ्रीका के भी कुछ ममालिक का नेशनल सेविंग रेट हमसे बड़ा है। तीसरी वजह जो है वो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कि आज भी हमारी जितनी मईशत दस्तावेजी है उतनी ही बड़ी मईशत हमारी अनदस्तावेजी है। ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पिछले 74 सालों से, कि हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं हो रही। और इसी से रिलेटेड है कि आज तक हमारे जो कैपेसिटी है और जो हम स्ट्रक्चर है और जो हम इदारे हैं वो नहीं बना सके। हमारे आज भी, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है, ना ये फौज का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो हमारे जो कौमियाए गए इदारे हैं वो, मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा आगे, कि वो उतना बड़ा हमें हर साल नुकसान देते हैं, जो कि हमारे कंप्लीट तरक्याती बजट और हमारे कंप्लीट सोशल सेक्टर बजट, एजुकेशन और हेल्थ से ज्यादा है। फिर जो हमारे सोशो पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज है, सियासी मामलात, वो आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और आखिर में एजुकेशन, हेल्थ और जनरल वेलफेयर, इसके लिए पिछले 74 सालों में हमारे पास ना पैसे थे, ना आज हैं, और आगे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। और अगर हमने बहैसियत कौम तरक्की करनी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आगे मेरे पास एक और स्लाइड है, जो कि मैं आपको अपना कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ दिखाऊंगा। जब 50 साल पहले सकूते ढाका भी गुजरा और उससे रिलेटेड बहुत सारी हमारी चीजें हैं, तो जब मैं आपको कंपेयर करूंगा कि हमने जब उससे अलहदा हुए हमने क्या खोया और क्या पाया, और उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, और फिर क्लाइमेट चेंज और हमारा जो है यूथ बल्ज, नौजवानों के मसाइल वो ज्यादा है। स्लाइड नंबर 3 स्किप कर दें जी, नंबर 4 पे आ जाए। अभी भी हम देखें तो हमारी कुछ अच्छी चीजें भी हैं। सबसे बड़ी हमारी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, जिसको मैंने टच किया था, कि यूरोप, अमेरिका और चाइना बहैसियत, अगर हम ओवरऑल देखें दुनिया में, तो ये एजिंग पॉपुलेशन है, इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी हैं या बूढ़ी हो रही हैं बड़ी तेजी से। वेयर एज पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नौजवान तरीन मुल्कों में से एक है, और हर साल हम नौजवान हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एवरेज एज 33 साल है, और 2030 में एक्सपेक्टेड है कि हम एज अ नेशन 28 साल की उम्र होगी। तो एक तरफ ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला भी बन सकता है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि जब तक इस यूथ को हम रोजगार या जॉब्स नहीं देंगे, तो हमने देख लिया है कि ये एक टाइम बॉम्ब है। अभी तरीके लब्बैक को हम देख रहे हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन अक्सर जो टीवी पे मैं देखता हूँ तो उसमें वो मौलाना हजरात कम होते हैं। 90% हमें वो बच्चे और लड़के नजर आते हैं जिनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली जा रहे हैं और आगे और जाएंगे। दूसरा बड़ा हमारे पास ये है कि हम दुनिया की 6ठी या 7वीं बड़ी पॉपुलेशन है, और इकोनॉमी से रिलेटेड ये है कि अगर हम एक बहुत बड़ी गुड्स एंड सर्विसेज की कंज्यूमर मार्केट है, अगर हम इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो जिस तरह इंडिया अपने आप को बेचता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, इंडिया को देखा जाता है कि वो एक बहुत बड़ी 1 अरब की मार्केट है। तो हम भी दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट्स में से एक और हमारी अच्छी चीज है, जो कि हमारा फॉरेन रेमिटेंस आती है जी, गैर मुल्क जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, जो तकरीबन 30 अरब पे पहुंच गई है। और अगर सही तरीके से इसको टैप किया जाए तो इसमें गुंजाइश है तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर और बढ़ने की। इसके अंदर बहुत सी चीजों को हमें फर्दर डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगली स्लाइड पे आ जाए।
अच्छा, मैं जिस तरह आपको बता रहा था, हमारा जो इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो सिर्फ 9.5% है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो नंबर 1 था। जब तक कि हमारा ये 17% नहीं होता, तब तक हमारा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का गैप पूरा नहीं होगा जी। तब तक हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने अपने टैक्स को ठीक करना है, एफबीआर को ठीक करना है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान तकरीबन 17% पे है, चाइना 20% पे, टर्की जिसकी हम अक्सर एग्जांपल देते हैं वो 25% पे, और तकरीबन 16% पे इजिप्ट भी है। ये नंबर 1 चीज है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और इसको एड्रेस ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है, जो मैंने बताया था, कि पावर सेक्टर के जो आपके मेजर लोग हैं, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क को पिछले 74 साल से चला रहे हैं, वही टैक्स नहीं देते। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 60 से 65% होता है टोटल टैक्स कलेक्शन का। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कोई नहीं देता जनाब। सिर्फ 20-22 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं, जिसके अंदर 70% ऐसे लोग हैं, जिस तरह मैं मुलाजमत में हूं तो मेरा सोर्स टैक्स कट जाता है। रियल स्टेट में कोई टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर में किसान को टैक्स नहीं लगता। जो किसान से मंडी तक चीज पहुंचती है, अजनास पहुंचती है, उसके अंदर जो आड़ती बैठा हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगना है। और ये आड़ती वही है कि जिनकी शुगर मिले भी है, फ्लोर मिले भी हैं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जो सबसे बड़ा मुनाफा कमाते हैं। 20 रुपए का टमाटर खेत से उठ के 80 रुपए का जब मंडी में बिकता है, तो ये 60% रुपया जो है ये लोग खाते हैं। यही लोग असेंबली में बैठे हैं, ये लोग टैक्स नहीं देते। इसी तरह एग्रीकल्चर में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ये जो हमारे शुमाली पंजाब और सिंध में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, मुरब्बे दिए जाते हैं एक खास इदारे के लोगों को, वहां पे भी टैक्स नहीं दिया जाता। हमारे जो डीएचएस हैं, या हमारे बहरिया हैं, या बड़े बड़े जो स्कीमें हैं, अब तो जमात भी इंशाल्लाह कुर्तबा देख रही है, आगे चल के हमें पता चलेगा कि हम तो प्रॉपर डे 1 से ठीक चल रहे हैं, लेकिन इसमें बेतहाशा कैपिटल गेन्स है, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। अनफॉर्चुनेटली अभी एक असेसमेंट हुई थी कि सिर्फ डीएचए कराची की जो वैल्यूएशन है, उसकी जो वैल्यू अगर हम आज निकालें तो पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा है। आगे इसी तरह ये जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर उसका इनकम टैक्स निकालें तो कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि हमने कानून ठीक नहीं बनाया, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। हमारी स्टॉक मार्केट्स में 15 या 20 ब्रोकर हैं जो कि पिछले कई डेकेड से उनको चला रहे हैं। नाम आप सबको पता होंगे, वो अनटचेबल्स है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगली स्लाइड। तो यही मैं तकरीबन बता रहा था कि जो जिस मुल्क का जितना कम टैक्स टू जीडीपी होगा, उतना कम उसका नेशनल सेविंग रेट होगा। नेशनल सेविंग रेट का मतलब ये है कि किसी मुल्क के अंदर अगर उसके अखराजात ज्यादा हैं तो वो सेव नहीं करता। जब सेव नहीं करता तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान की जो एवरेज नेशनल सेविंग रेट है वो 9.6% है पिछले 20 साल से। और आज इस हुकूमत में आके वो फर्दर गिर गया है, क्योंकि कोई कैसे सेव करेगा जब उसकी आमदन से ज्यादा एक इंडिविजुअल के भी अखराजात हैं। स्पेशली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो पाकिस्तान की मेजोरिटी है वो पिस गई है। अगर हम देखें तो हमारे ही रीजन में 25 से 30% का किसी मुल्क को आगे चलने के लिए नेशनल सेविंग रेट की जरूरत होती है। इंडिया का इस वक्त 30% है, बांग्लादेश का 28% है, चाइना जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि जितनी आप सेविंग करेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट और उतनी ही ग्रोथ आपकी होगी। चाइना का 46% के करीब, तुर्की का 27% है। इसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है जमात को पिच इन करने के लिए, कि एक वजह यह है कि लोगों के अंदर ट्रेंड नहीं है, और अनडॉक्यूमेंटेड की इकोनॉमी की एक वजह यह है कि लोग सूदी निजाम के खिलाफ हैं, वो पैसा बैंकों में नहीं रखते। इस वक्त बैंकों में सिर्फ 35% सरमाया आता है, बाकी सब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर इस्लामी निजाम होगा, ज़कात का निजाम होगा, उशर का निजाम होगा, तो सिर्फ मेरा जाती ख्याल है 3 से 5 साल में हमारा नेशनल सेविंग रेट भी जो है इस वक्त 7% है, ये 20 से 22% तक जा सकता है। अगली स्लाइड पे चलें। अगली स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप रेवेन्यू देखें हुकूमत का और जो एक्सपेंस है उसका स्नैपशॉट आपको मैंने दिया है। इस स्लाइड के अंदर भी आप देखेंगे कि हमारा मेजॉरिटी जो है वो 3-4 चीजें ले जाती है। हमारा सबसे बड़ा जो पोर्शन है तकरीबन 47 से 48% आपका एक्सपेंस जो है वो आपका डेट सर्विसिंग में चला जाता है, लोकल और इंटरनेशनल डेट पे।
तकरीबन 17 से 18% डिफेंस का है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स में वही कौमाई के इदारे हैं जो कि तकरीबन हर साल, मेरे पास वो एक और स्लाइड है मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान वो करते हैं जी। तो हुकूमत का अव्वल तो काम नहीं उनको चलाना, और दूसरा ये हमें भी देखना चाहिए कि क्या ये इदारे हुकूमत के पास रहने इतने जरूरी हैं कि वो 500 अरब रुपया अगर वो सोशल सेक्टर में लगता है, एजुकेशन या हेल्थ में लगता है, तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इसमें एक और आप चीज देखिएगा कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस बहुत कम है जब से एनएफसी अवार्ड आया, और अब एक इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक इनएफिशिएंट पॉलिटिशियंस जो कि मिनिस्टर्स बन के फेडरल गवर्नमेंट को चलाते हैं, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। तो आप एनएफसी के थ्रू एक बहुत बड़ा फीसद, 50% शेयर जब सूबों को दे देते हैं, तो वो सूबे उससे भी ज्यादा इनएफिशिएंट है, नाअहल है। ये सिस्टम सिर्फ उसी वक्त चलेगा, जो कि एक बहुत जबरदस्त तहरीक आप इस वक्त कराची में चला रहे हैं, कि जब तक एक प्रॉपर बलदियाती इंतखाबी सिस्टम हमारे पास नहीं, इंतखाबी सिस्टम के बाद लोकल बॉडीज स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं हो सकती। इसी तरह जो टैक्स कलेक्शन है वो इस वक्त फेडरेशन करती है, सूबों का कोई हिस्सा ना होने के बराबर है इस वक्त, और जो हिस्सा है वो उससे हर साल वो अपने टारगेट से पीछे रह जाते हैं। तो एक जब बलदियाती सिस्टम होता है यूनियन काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आपके पास अपनी एग्जांपल है, आपके पास कराची की मेयरशिप रही है कि बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है। अब आप देखें कि हमारे पास क्या स्पेस है, हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, हमारे पास इवन पीएसडीपी के लिए पैसा यहाँ पे मौजूद नहीं। अब मैं आपको चाहूंगा कि काइंडली अगर बांग्लादेश की स्लाइड दिखा दी जाए, वो अलहदा से है जी, मैं यहां से कोशिश करता हूँ अगर नजर आ जाए। वो मैंने 2 और स्लाइडें दी थी, नहीं वो अलहदा पड़े हैं, गूगल पे पड़े हैं। आप नीचे जाएंगे जी इसको कर्सर को लेके, ये चले वो मैं आखिर में दिखा दूंगा, इसी स्लाइड पे अगर वापस अगर आप आ जाए जी। ये आ गई। मैंने आपको बताया था कि हमारा 48% डेट में चला जाता है, कर्जों में, और 17 से 18% हम देते हैं डिफेंस में, और तकरीबन 14% हम इन खसारा करने वाले इदारों को देते हैं। ये वो मुल्क था, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, तहरीके पाकिस्तान चलाई, और उसके बाद डिटेल्स में नहीं जाता, ये हमसे अलहदा हुए, और हम बड़े ताने देते थे कि अच्छा हुआ बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। आज देखें जी उनके पास अवाम के लिए, सोशल सेक्टर के लिए कितना कुछ है। हम इंटरेस्ट पेमेंट या डेट में 48% देते हैं, आप इधर देखें वो सिर्फ 11.2% इंटरेस्ट में पे कर रहा है बांग्लादेश। वो डिफेंस में सिर्फ 6% पे कर रहे हैं, ठीक है उनकी हिंदुस्तान से उस तरह दुश्मनी नहीं है, लेकिन आगे उसके अलावा आप देखें क्या डिफरेंट बजट है उनका जी। उनके पास हेल्थ के लिए 5.1% है, एग्रीकल्चर के लिए अलहदा से 5.3% है, उनके पास एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 15% है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 11.4% है, उनके लिए लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 7% है, एनर्जी और पावर के लिए 4% है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए 5.6% है। लगता है ये कोई और बजट है जी, और हमारा कुछ और बजट है। इसी वजह से आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है वो 40 अरब से ज्यादा हो गई है। इसी वजह से आज बांग्लादेश 7% पे ग्रो कर रहा है। इसी वजह से जहां पे पाकिस्तान चाहे वो टेक्सटाइल में था, चाहे जिस जिस शोबे में था, गारमेंट्स में था, वो हमसे बहुत आगे है। क्या यही वजह है कि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल लिस्ट जो है वो पाकिस्तान से छोड़ के बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तनासब से अगले 5 साल में, जिस तरह आज मैं आपको बता रहा था कि एक वक्त में भारत के साथ हम नेक टू नेक थे, इस वक्त बांग्लादेश के साथ हम तकरीबन बराबर हैं। 5 साल बाद हम भी इनको हसरत की तरह देखा करेंगे, अनफॉर्चुनेटली जी। वापस मेन स्लाइड पे आ जाए।
4 बजे है जी। ये बजट के अगले दो जो हैं ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये आप बाद में भी देख सकते हैं। ये मैं रिक्वेस्ट प्यारे करूंगा कि भाई, इंडिविजुअल कॉपीज। जी नमाज का यहाँ वक्त होता है तो 5 मिनट में मुकम्मल जी, कीजिएगा। बस बाकी चीजें तो मैं ज्यादातर बता चुका हूँ जी। आखिरी स्लाइड पे आ जाते हैं, इससे ऊपर वाली जी। अब इनके हल ये हैं जी कि हमें फिस्कल रिफॉर्मेशन की जरूरत है, हमें एफबीआर को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हर एक सेक्टर के ऊपर हमें देखना चाहिए रेवेन्यू किस तरह इंक्रीज होगा, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है उनको कम करने की जरूरत है, जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन ये जो 500 अरब रुपए का या 580 अरब रुपए का नुकसान हर साल होता है टोटल इस सेक्टर में, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं जो कि नुकसान करती है एंटिटीज, वो 2 लाख है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या इन 2 लाख लोगों को हम कोई अल्टरनेट रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा। किसी ने सोचा ही नहीं, कोई ये नंबर्स देखता ही नहीं है जी आज तक। और क्या हमें इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए? मेरा जाती ख्याल तो है कि इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारे एग्रीकल्चर है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने एटम बम भी बना लिया, गौरी और बाकी मिसाइल भी बना लिए जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, लेकिन आज तक हम गाय के दूध चोने वाली मशीन क्योंकि बाहर से आती वो है, लेकिन हम भैंस की थन का आज तक दूध चोने वाली मशीन नहीं बना सके जी, क्योंकि फोकस ठीक नहीं था। हम आज भी किसी भी सेक्टर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं हम दुनिया में चौथे, 5वें, 8वें, 10वें नंबर पे हर चीज पे हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि यूरोप में एक मुल्क है हॉलैंड, जो कि सिर्फ फूल और दूध है उसके पास, और उनसे वो 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। हम किसी चीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ नहीं है जी, मैं खुद बैंकर हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारी लोकल कैपेसिटी नहीं है, तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देंगे। आज तक नॉर्मल बिजनेस के लिए हमारे पास हालात नहीं है। एग्रीकल्चर में हमारे पास सीड, वाटर, हर चीज में ऊपर जाने का है। हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था, इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने उस पर बातचीत तो बहुत की, लेकिन उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट कोई नहीं ला सके। आगे चलिए। सोशल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए हमारे पास बजट नहीं है, वो बहुत जरूरी है। टारगेटिंग द पुअर,